सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। भगवान श्री स्वामीनारायण, परम पूज्य गुरुजी, पूज्य दयालु स्वामी और सभी संतों भक्तों को जय स्वामीनारायण। आज हमारे समक्ष डॉक्टर रवि मोहनका जी उपस्थित है। वो पिछले 18 सालों से लीवर ट्रांसप्लांट के सर्जन हैं। वो किसी परिचय की अपेक्षित तो नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने 1500 जितने लीवर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी संपादित की है और पिछले कई सालों से वो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। उसके पहले वो दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे और उसके पहले वो यूएस में प्रैक्टिस करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र है और आज गुरुजी से भी भेंट करके उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो डॉक्टर रवि जी, यू आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट टू एड्रेस दिस वेरी एनलाइटेंड सेंट्स एंड डिवोटीज। तो अब उन्हीं से निवेदन करते हैं कि वो इस सभा से मुखातिब होंगे। डॉक्टर रवि जी, आज ये जो संधि मिली आपसे बात करने की, इसके लिए भगवान स्वामीनारायण जी, परम पूज्य गुरु जी, दयालु स्वामी जी, सभी संतों से और सभी भक्तों से थैंक यू। और आज जो चर्चा का विषय है वो है कि लिवर की जो बीमारियां हैं वो कौन सी होती है, कॉमनली कौन सी लिवर की बीमारियां होती है, और हम अपने लिवर में कोई बीमारी ना हो उसको कैसे प्रिवेंशन कैसे करें, लिवर की बीमारी से कैसे बचें। तो पहला ये देखते हैं। तो मैं डॉक्टर रवि मोहन का हूँ। मैं लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ, बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे बताया स्वामी जी ने। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो लिवर हमारा क्या काम करता है? ये लिवर हमारी बॉडी का एक फैक्ट्री है। जैसे हार्ट है वो एक काम करता है ब्लड को पंप करने का, किडनी है वो एक काम करती है कि ब्लड को फिल्टर करने का, लेकिन लिवर एक फैक्ट्री है, वो बहुत सारे काम करता है। हमारी बॉडी में इस तरफ में होता है ऊपर की तरफ, और ये जो रिब केज है हमारी उससे प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन वो एक काम नहीं करता है, बहुत सारे काम करता है, 24 घंटे काम करता है और ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है। तो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि किस प्रकार के फंक्शन करता है, लेकिन हमारे बॉडी में जितने प्रोटीन होते हैं सब वो बनाता है। उसमें एंटीबॉडीज़ होती है जिससे हम अपने बॉडी में फ़ाइट करने की इन्फेक्शन से या किसी भी चीज़ से फ़ाइट करने की जो क्षमता है हमारी बॉडी में, वो लिवर की वजह से होती है। हमारे बॉडी में से जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी टॉक्सिन्स हैं उन सब को न्यूट्रलाइज या मेटाबोलाइज करने का काम लिवर करता है। तो जितना भी हमारे बॉडी में ख़राब चीज़ें हैं वो सबको फिल्टर करके मेटाबोलाइज करने का काम लिवर करता है। उसके बिना हम वही हमारे बॉडी को नाश कर सकती हैं। इसके अलावा वो बाइल बनाता है जिसको पित्त कहते हैं। उससे हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, स्पेशली जो फैटी फूड होता है, ऑयल है, बटर है, ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, ये सब का डाइजेशन लिवर में से जो बाइल सिक्रीट किया जाता है उसके पित्त सिक्रीट होता है, उससे होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने का काम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, ये सब बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है जो कि हमारा लिवर करता है। और इसी वजह से आज नहीं, आज से बहुत सालों तक भी कभी भी लिवर का कोई मशीन नहीं बन पाएगी जिससे कि लिवर रिप्लेस हो जाए, ऐसी मशीन नहीं बन पाएगी। आर्टिफिशियल हार्ट बन रहा है, आर्टिफिशियल पैनक्रियास बन रहा है, आर्टिफिशियल किडनी बन रही है। ये सब चीज़ें अगले 5-10 सालों में हमारे मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी आने से ये सब चीज़ें बन जाएगी अगले 10 सालों में, ऐसा अंदाज़ा है। लेकिन लिवर नहीं बन पाएगा क्योंकि इतने सारे फंक्शन करने वाला कोई मशीन बनाना नामुमकिन है इस वक्त। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का। अब नॉर्मली ये होता है कि जब भी लिवर डिजीज़ की बात आती है तो सबको लगता है कि शराब पीने से लिवर डिजीज़ होती है। ये जो है ये पार्टली सच है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि अल्कोहल से या शराब से जो लिवर डिजीज़ होती है वो करीब 15-20% पेशेंट्स को ही शराब के कारण लिवर डिजीज़ होती है। बाकी 70-80% जो लिवर डिजीज़ है ऑलमोस्ट, जैसे अगर 10 लोगों को आप मिलें पॉपुलेशन में, नॉर्मल लोगों में, पेशेंट्स में नहीं, नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर आप मिले तो ऑलमोस्ट 30% लोगों को कोई ना कोई लिवर डिजीज़ होती है। तो काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन लिवर ऐसा हमारा ऑर्गन है बॉडी में
जो कि बहुत ही कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई तकलीफ़ नहीं देता है। अगर उसमें खराबी भी हो तो भी वो कोई भी सिम्टम्स, कोई भी तकलीफ़ नहीं देगा। तो इट्स अ वेरी फॉरगिविंग ऑर्गन। तो इसीलिए हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें कोई लिवर की प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई, तो हम लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये सच है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ सम और अदर फॉर्म ऑफ लिवर डिजीज़। तो अब अगर पहले हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की बात फिनिश कर दें, तो ये सबसे कॉमन सवाल है कि भाई कितना अल्कोहल सेफ़ होता है लिवर के लिए। तो लिवर में एक यूनिक चीज़ है जो हमारे बॉडी के किसी भी अंग में नहीं है, वो है कि लिवर वापस से रीजनरेट कर सकता है। अगर लिवर के कुछ सेल्स ख़त्म हो जाएं तो वापस से नए सेल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल तक भी वो लिवर डैमेज परमानेंटली नहीं होता है। तो इसके लिए एक हमारे सभी टाइप के अल्कोहल, कोई भी नाम से हो, उसको अल्कोहल ही कहा जाता है और लिवर को डैमेज ज़रूर करता है। लेकिन उसका एक प्रमाण होता है कि एक प्रमाण से ज़्यादा अगर लिया जाए अल्कोहल तो वो लिवर को ज़रूर डैमेज करता है। तो वो प्रमाण इसमें लिखा हुआ है कि उससे ज़्यादा अगर कोई भी पर्सन मोर देन 3 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर डे, एक दिन में 3 से ज़्यादा यूनिट अगर लिया जाए अल्कोहल और 10 साल तक लिया जाए, तब वो लिवर को ज़रूर डैमेज कर देगा और परमानेंटली डैमेज कर देगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन एकदम नॉर्मल लिवर से एकदम ख़राब लिवर जो बनता है उसके कई स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है, पहला होता है फैटी लिवर। अब ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारे सोसाइटी में। इसमें जब हम किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा कि फैटी लिवर है, और ये बहुत कॉमन है। जब रिपोर्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड का तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी बिल्कुल भी, तो इसीलिए पता नहीं चलेगा क्यों जाके टेस्ट कराना है, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन जब रूटीन टेस्ट होता है, हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है। ये जो फैटी लिवर है ये पूरी तरीके से वापस से ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ये स्टेज है। अगर जो व्यक्ति अल्कोहल के कारण लिवर डिजीज़ हो रही है, अगर वो अल्कोहल बंद कर दे, शराब बंद कर दे, तो पूरी तरीके से वापस नॉर्मल हो जाता है करीब 3 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में, बट 3 महीने तक पूरा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस स्टेज पे अगर नहीं रोका जाए तो लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस जो है ये परमानेंट डैमेज है लिवर का, लेकिन इस स्टेज पे लिवर के फंक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होता। लिवर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, वो परमानेंट है, लेकिन फंक्शन नॉर्मल होता है। तो लिवर में इतनी क्षमता है कि जब परमानेंट डैमेज भी हो जाए उसमें, उसके बावजूद भी उसकी फंक्शन नॉर्मल होते रहता है। अप टू 70% ऑफ द लिवर जब डैमेज हो जाए तब तक भी कोई भी फंक्शन में इफेक्ट नहीं होगा, और ना पेशेंट को या किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स, कोई तकलीफ कुछ भी होगी। सिर्फ 30% लिवर अगर किसी का ठीक चलता रहे तो भी वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल रहेंगे। लेकिन इस स्टेज पे भी अगर इसको ना रोका जाए तो फिर लिवर सिरोसिस का स्टेज आ जाता है, जिसमें कि लिवर तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, लेकिन साथ में लिवर फेलियर भी डेवलप हो जाता है, लिवर का फंक्शन भी इफेक्ट होने लग जाता है। अब इस स्टेज पे जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है लिवर सिरोसिस के स्टेज पे, तब जाके फिर ये होता है कि भाई दवाइयों से इलाज करते हैं, फिर दवाइयों से इलाज ना हो पाए तो फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, ये सब सिचुएशन होती है। दूसरा सबसे बड़ी बीमारी, जैसे हमने कहा कि भाई अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है ये 15 से 20% है पूरे लिवर डिजीज़ के स्पेक्ट्रम में, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी आज के दिन में ऑलमोस्ट 40 से 50% लोगों को जो बीमारी आज हो रही है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो फैटी लिवर डिजीज़ मतलब लिवर में चर्बी बन जाए, जैसे बॉडी में चर्बी बन जाती है वैसे लिवर में चर्बी बन जाती है। तो इसके 3 कारण हैं मुख्य। एक तो ओबेसिटी मतलब मोटापा, दूसरा डायबिटीज़, और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ज़्यादा घी या तेल में बना हुआ खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी मोटापा है या डायबिटीज़ है और या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर है इनमें से कोई तीनों में से बीमारी, तो अपने लिवर में फैटी लिवर तो नहीं हो गया है, ये चेक ज़रूर करना चाहिए। और अगर फैटी लिवर हो भी गया है तो भी अगर हम जिस कारण से फैटी लिवर हुआ है उसको ठीक कर देंगे तो फैटी लिवर भी चला जाएगा, पूरी तरीके से चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा लिवर।
तो इसमें भी करीब 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे, वज़न कम करेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, खाने पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ऑयल और घी, तेल, फैट ये सब कम करेंगे, बटर वगैरह कम खाएंगे, तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है लिवर। कई सिचुएशन में ऐसा भी हो रहा है कि हम लोगों ने किसी फैमिली मेम्बर को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, तो उनके किसी फैमिली मेम्बर डोनेट करना चाहा उन्होंने, लेकिन उनको फैटी लिवर निकल गया। अब हम वो तो डोनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फैटी लिवर है, तो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, वज़न कम करना शुरू किया और 2 महीने में उनका फैटी लिवर पूरी तरीके से चला गया। उसके बाद उन्होंने अपना लिवर भी डोनेट कर पाए। तो ये बिल्कुल प्रूवन चीज़ है कि हमने ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में किया है, तो ये ऐसा होता है। और लेकिन इस स्टेज पे भी अगर ध्यान ना दिया जाए वज़न पे, डायबिटीज़ पे, कोलेस्ट्रॉल पे, तो फिर अगला स्टेज होता है स्टीएटोहेपेटाइटिस। स्टीएटोहेपेटाइटिस को हम नैश भी कहते हैं शॉर्ट में, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। लेकिन इसमें क्या होता है कि सोनोग्राफी में लिवर तो बड़ा दिखता ही दिखता है, उसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाता है। जैसे ही ये स्टेज आए तो बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं और बिल्कुल ये जो कारण है फैटी लिवर का उसको ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि अगला स्टेज है सिरोसिस का, जो कि इरिवर्सिबल है, जो परमानेंट है। तो इसीलिए ये स्टेज बिल्कुल इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ तक लिवर डिजीज़ फिर भी रिवर्सिबल है, तो इसको रिवर्स कर लेना चाहिए। जब हम लोग नॉर्मल लिवर को देखते हैं तो इस प्रकार का होता है, ब्राउन कलर का, थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, करीब 1 kg के आसपास का, 1 किलो के आसपास का होता है। जब फैटी लिवर हो जाता है उसका साइज़ ऑलमोस्ट डबल भी हो जाता है, कभी कभी 2 किलो का हो जाता है लिवर, पूरा पीला हो जाता है। अगर उसकी बायोप्सी करें तो देखिए पहले वाली इसमें बिल्कुल पिंक पिंक दिख रहा है थोड़ा, और बाद वाले में काफ़ी वाइट वाइट दिख रहा है आधा, तो वो वाइट वाइट जो है वो पूरा फैट है। तो ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आधा लिवर जो है वो फैट रह जाता है, बाकी सेल्स जो लिवर के आधे ही रह जाते हैं उसमें, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो ऐसा दिखता है। तो फैटी लिवर डिजीज़ जो कि सबसे कॉमन है और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। हमारी जो दिनचर्या है, खाना है, ये सब की वजह से है। तो अगर हमारी लाइफ हेल्दी होगी तो हमारा लिवर भी हेल्दी होगा। ये चीज़ पहले 2 बीमारियों के लिए, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और फैटी लिवर डिजीज़, इन दोनों के लिए सिर्फ हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो हमारा लिवर भी एकदम हेल्दी हो जाएगा। अब अगली बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसके कारण हो जाता है। ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, 5 प्रकार के वायरस है जो कि लिवर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से सभी वायरस अलग अलग प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं। जो A और E है, जो येलो कलर में है, ये डेंजरस टाइप के वायरस नहीं है। जो B, C और D है ये साइलेंट किलर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो हेपेटाइटिस A और E जो होता है ये पानी से या खाने में कंटामिनेशन होने से बॉडी में आ जाता है। तो जैसे नॉर्मल पानी पीने के बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है किसी को, उस प्रकार से ही ये हेपेटाइटिस A और E होता है। और बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, बिकॉज उस समय ज़्यादा चांस होता है कि कोई कंटामिनेशन हो जाए, कोई मिलावट हो जाए खाने में। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि खाने में और पानी में, स्पेशली जब बारिश का सीज़न हो उस समय ध्यान दें, तो इसका चांस बहुत कम होता है। पानी को बॉयल करके पिएंगे तो, पानी जो बॉयल करके पिएंगे तो उसमें वो वायरस मर जाता है, तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरे प्रकार का वायरस होता है हेपेटाइटिस B या C। ये जो हैं ये बहुत साइलेंट बीमारी है, ये किसी को जिस वक्त भी इन्फेक्शन होगा उस समय कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अगले 20, 25, 30 साल तक भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद जब लिवर में कोई लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस हो जाएगा तब पहली बार कुछ सिम्टम्स होंगे और तब पता चलेगा कि भाई लिवर हेपेटाइटिस B या C हो गया है। अब ये भी हेपेटाइटिस B तो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट 4% पॉपुलेशन के 4% लोगों को है ये, तो बहुत कॉमन है ये। और पता नहीं चल पाता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं है, तो साइलेंट डिजीज़ कहते हैं इसे हम। और आगे जाके वो लिवर सिरोसिस करता है और ज़्यादा तकलीफ़ करता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज है, वो है वैक्सीन। आज से कुछ सालों पहले तक हेपेटाइटिस B का वैक्सीन नहीं था,
लेकिन करीब आज से 20 साल पहले वैक्सीन आ गया। अब तो हर बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन पहले जिनको बचपन में वैक्सीन नहीं मिला है, उन सभी को ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। 3 डोजेज़ होते हैं, एक पहले दिया जाता है, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन ये वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है और उससे हेपेटाइटिस बी हमेशा के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को वैक्सीन नहीं मिला है, उसके बावजूद हेपेटाइटिस बी हो भी जाए, तो भी ऑलमोस्ट 95% लोगों में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वही इसको वायरस को फाइट करके उसको किल कर देता है। 5% के करीब पेशेंट्स लोग हैं जिनको ये वायरस परसिस्ट करेगा और हमारी बॉडी में बना रहेगा और लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा। अब ये 5% भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं जिनको इस प्रकार से प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी दवाई हमारे पास है। तो अब जो दवाइयाँ हैं हेपेटाइटिस बी की, उससे हम इस वायरस को सप्रेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योर नहीं कर सकते लेकिन सप्रेस कर सकते हैं, और उसकी दवाई काफ़ी समय तक लेनी पड़ती है। लेकिन लाइफ लॉन्ग इस बीमारी को, हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल किया जा सकता है। लिवर को डैमेज नहीं होने देंगे अगर किसी को डायग्नोसिस सही टाइम पे हो जाए तो। तीसरा, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी आज से 5 साल पहले तक बहुत ही मुश्किल बीमारी थी, क्योंकि उसका इलाज बहुत मुश्किल था। हर हफ्ते इंजेक्शन लेके 1 साल तक इंजेक्शन लेना पड़ता था। उसमें भी 50 से 70% लोगों का इलाज हो पाता था, बाकियों का इलाज नहीं हो पाता था। अब लास्ट कुछ सालों में एक अच्छी दवाई आई है, जिसके कारण कई सारी अच्छी दवाइयाँ आई हैं, जिसके कारण ये बीमारी अब क्योर की जा सकती है। 3 महीने का ट्रीटमेंट, दवाइयों के टैबलेट्स खा के ये बीमारी हमेशा के लिए क्योर की जा सकती है। तो ये बीमारी अब बहुत ही कंट्रोल में आ गई है। लेकिन इसमें भी वही स्टेजेस हैं कि ऑलमोस्ट 80% लोग तो क्योर हो जाएंगे, लेकिन 20% को बीमारी प्रोग्रेस करेगी, सिरोसिस होगा। लेकिन हेपेटाइटिस बी में भी और हेपेटाइटिस सी में भी एक डेंजरस चीज़ हो सकती है, जो है लिवर कैंसर। अब कई लोगों में हमें पता ही नहीं चल पाता कि लिवर डिजीज़ है। हम लोग नॉर्मल सोनोग्राफी या कुछ कराते हैं, तब पता चलता है कि लिवर कैंसर है, सिर्फ लिवर सिरोसिस नहीं है। अब वो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि बड़े साइज़ का 8-10 सेंटीमीटर का कैंसर होता है, तब तक भी पता नहीं चल पाता। बट ज़्यादातर लोगों में छोटा कैंसर होता है, तब तक पता चल जाता है, फिर उसका इलाज कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी अब बहुत आसानी से ट्रीट हो सकती है, ऐसी बीमारी है, लेकिन जल्दी से पकड़ में आनी चाहिए। अगर कोई भी पीलिया लग रहा है, जॉन्डिस लग रहा है, तो जल्दी से उस टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने से न डरें, और सोनोग्राफी कराएं, टेस्ट कराने से न डरें, तो ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसका प्रिवेंशन कैसे होता है? हेपेटाइटिस बी सी ना हो हमें, वो कैसे होगा? तो ये होता है जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है, उसी तरीके से इसका ट्रांसमिशन है। कंटेमिनेटेड ब्लड, तो ब्लड कभी चढ़ा रहे हैं तो वो टेस्टेड होना चाहिए। अगर कोई भी नीडल या सिरिंज आपके लिए इंजेक्शन देने के लिए यूज़ हो रहा है, या ब्लड सैंपल लेने के लिए वो कर रहे हैं, तो वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, रीयूज़ नहीं करना चाहिए, ग्लास सिरिंजेस यूज़ नहीं करने चाहिए। और यहाँ पे तो खैर ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ड्रग्स जो लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन, वो उसमें भी काफ़ी ट्रांसमिशन होता है। तो ये 3-4 चीज़ें का प्रिकॉशंस लें तो ये बहुत ही आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी और सी दोनों। दूसरी एक बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, वो है मेडिसिन्स के कारण लिवर डिजीज़। मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट जिसके कारण लिवर डिजीज़ हो सकता है। तो ऐसे पता नहीं चल पाता, और ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत यंग लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है कि किसी ने मेडिसिन्स ली टीबी का इलाज करने के लिए, या बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे तो मेडिसिन्स की, लेकिन इसमें कई सारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं, जो किसी को एपिलेप्सी या सीजर्स हो जाता है उसकी मेडिसिन्स हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन्स से लिवर डिजीज़ हो सकता है। अब इसको प्रिवेंट तो करने के लिए दवाई ना लें, या दवाई ऐसी वाली ले सकते हैं जिसमें कि ये साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये दवाई से लिवर डिजीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका तरीका ये है कि अगर कोई भी हम नई दवाई लें, स्पेशली ऐसी दवाई जिससे कि लिवर डिजीज़ हो सकती है, पता है हमें कि ऐसे हो सकती है, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद एक लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें। अगर लिवर में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है तो फिर वो दवाई कंटिन्यू करें, और अगर उसमें इफ़ेक्ट हुआ है तो फिर उस दवाई को चेंज करके ऐसी दूसरी दवाई ले लें जिसमें कि लिवर में इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब ऐसे कई सारी दवाइयाँ हैं जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं,
जैसे गोल्ड भस्म होता है, ऐसे कई सारी हैवी मेटल स्पेशली जिस दवाई में होता है, उसमें लिवर डिजीज़ को अक्यूट लिवर फेलियर, जो सडन लिवर फेलियर होता है, इस टाइप की लिवर डिजीज़ काफ़ी होती है। कम से कम 5% पेशेंट्स में ऐसे होता है। तो जनरली हमने देखा है कि ये 20 या 30 साल के बीच के उम्र के लोगों को हो जाती है कि उन्होंने, किसी ने अपना, एक यंग लेडी थी, 25 साल की लड़की थी, उसने अपने बाल थोड़े झड़ रहे थे तो बालों को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए दवाई ली, उससे उनको लिवर फेलियर हो गया, सडन लिवर फेलियर हो गया। इमरजेंसी में उनका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा 24 घंटे के अंदर, क्योंकि कोमा में चले गई थी वो। तो इस प्रकार से कई कई दवाइयाँ हैं जिससे कि हम जानते हैं कि लिवर डिजीज़ होता है, तो उसको ध्यान रखें कि भाई कोई भी दवाई शुरू करें तो डॉक्टर से पूछ लें कि इसमें कोई लिवर पे तो इफेक्ट नहीं है या किडनी पे तो इफेक्ट नहीं है। फिर अगर है तो बस 1 हफ्ते में 5-7 दिन के बाद चेक करा लें, बस इतना ही है। अगर हो रहा है तो दूसरी दवाइयाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता कैसे चलेगा लेकिन कि लिवर डिजीज़ है? लिवर डिजीज़ के ये सिम्टम्स या ये साइंस होते हैं। तो बुखार होता है किसी किसी को, अगर हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हो रहा है तो बुखार हो जाता है। लूज मोशन, जैसे नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, तो नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई के कारण भी हो सकता है, और बाकी भी कई सारे बैक्टीरिया वायरस के कारण हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को लूज मोशंस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो साथ में इसके बारे में भी ध्यान रखें कि इसके कारण भी हो सकता है। जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, यूरिन पीला होने लगता है, या फिर आँखों में पीलापन आ जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम साइन है लिवर डिजीज़ का। लेकिन ज़्यादातर जॉन्डिस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण होता है, जो कि डेंजरस वाला जॉन्डिस नहीं है। तो नॉर्मली इसको बॉडी अपने आप ही फाइट कर लेती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपने आप ही फाइट कर लेता है। इसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में। 2 से 3 हफ्ते में वो अपने आप ही चला जाएगा, भले हम उस दौरान कोई इलाज करें या ना करें। लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी को इतना समय लगता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने में, उसके अगेंस्ट सेल्स बनाने के लिए जो उसको फाइट करेंगे, तो इसीलिए, लेकिन पहले चेक कर लें कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई निकलता है तब तो ठीक है। अगर दूसरी कोई हेपेटाइटिस निकल जाता है तो फिर उसके लिए दूसरा इलाज होगा, उसके लिए टैबलेट लेनी पड़ेगी, है ना। फिर कई लोगों में जिनमें एडवांस्ड लिवर डिजीज़ हो जाता है, उनको कन्फ्यूजन या कुछ बहकी बातें करते हैं, इररिलेवेंट टॉकिंग होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में लिवर जो है वो सभी टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज, न्यूट्रलाइज करता है। अगर वो न्यूट्रलाइज ना कर पाए तो ये सब टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं, और फिर उसके कारण कन्फ्यूजन होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कोमा भी हो सकता है। फिर और एक कॉमन चीज़ होती है हमारे पैरों में स्वेलिंग और पेट में स्वेलिंग। पैरों में स्वेलिंग तो कई कारण से होती है, हार्ट के कारण भी होती है, किडनी के कारण भी होती है, कई लोगों को वैसे भी होती है। कभी मोस्टली पैरों की स्वेलिंग ज़्यादातर डेंजरस नहीं होती है, लेकिन पेट में जब पानी भर जाता है तब जाके ये ज़्यादातर लिवर डिजीज़ के कारण होता है। तो इसको फिर उस समय ज़रूर देखना ज़रूरी है। और एक बहुत डेंजरस टाइप की चीज़ होती है, वो है ब्लड वॉमिटिंग। तो कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग में ब्लड आता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये पूरे के पूरे लिवर डिजीज़ या लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं, एंड हमें इसी से बच के रहना है। और अगर इनमें से कुछ है तो इमीडिएटली ये समझना है कि कोई लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका टेस्ट करा लें, उसका क्या डायग्नोसिस है, किस वजह से हो रहा है, ये समझ लें। पता कैसे चलेगा लिवर डिजीज़ के बारे में? तो जनरली यही बात है कि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स, ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं होती है किसी को भी। तो जब तक हम टेस्ट कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, एंडोस्कोपी करें, तभी ही इसके बारे में पता चल पाता है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों में बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, टेस्ट पे ही पता चलता है कि लिवर डिजीज़ है। अब कुछ कुछ बीमारियां होती है जैसे कि हार्ट अटैक है, तो उसमें बीमारी भी बड़ी है और सिम्टम भी बहुत ज़्यादा, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम खुद ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट लिवर डिजीज़ में वैसा नहीं होता है। लिवर डिजीज़ बड़ी भी हो तो भी सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने के लिए कारण या हम लोग हमेशा उसको अवॉइड कर देते हैं। तो लिवर अगर डिजीज़ हो भी जाए या है भी, तो सबसे अच्छा इलाज है टाइम, क्योंकि लिवर में रीजनरेटिव कैपेसिटी है, लिवर खुद से रीजनरेट कर सकता है। तो इसीलिए अगर कोई भी बीमारी है, अल्कोहल के कारण हो, फैटी लिवर डिजीज़ हो, हेपेटाइटिस ए या ई हो, कोई भी इनमें से कारण है, तो अगर कुछ समय दिया जाए 3 months जनरली, तो अपने आप ही लिवर रीजनरेट कर सकेगा
और वो हील हो जाएगा। जानकारी होनी ज़रूरी है कि लिवर में प्रॉब्लम है और जिस कारण से लिवर में प्रॉब्लम हो रही है उसको रोकना ज़रूरी है, लेकिन लिवर जनरली हील हो जाएगा। जो दूसरे इन्फेक्शन भी होते हैं हेपेटाइटिस बी या सी के, वो खुद ही हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए केपेबल है, तो वो अपने आप ही उसको इम्यून सिस्टम उसको रोक देता है। लेकिन जानना फिर ज़रूरी है कि वो है बीमारी। अगर अल्कोहल ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उसको स्टॉप करना है। फॉर्चुनेटली लास्ट कुछ सालों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास है। डायबिटीज़ भी कंट्रोल करना अब बहुत आसान है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए अच्छी दवाइयाँ आती हैं। तो ये सभी कारण जिसके वजह से लिवर डिजीज़ होती हैं सबको ठीक कर सकते हैं। पता होना ज़रूरी है, समय पे डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। और अगर इनमें से कुछ भी काम ना करे तब फिर लिवर ट्रांसप्लांट एक आखिरी चीज़ है जो कि लिवर को बदली किया जा सकता है। एक ऑपरेशन करके लिवर को बदली किया जा सकता है। अभी हमने बहुत सालों से ये ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी रिसेंटली सूरत में सबसे पहला लिवर ट्रांसप्लांट भी बहुत ही गुरुजी के वो है उनके नोन उनका भी किया, गोविंद भाई धोलकिया। तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का लिवर है जो ख़राब हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, जो परमानेंटली डैमेज हो गया है, उसको निकाल दिया जाता है, पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है और नया लिवर उसमें लगा दिया जाता है। बड़ा ऑपरेशन है, 10-12 घंटे का ऑपरेशन है और काफ़ी ब्लीडिंग का और ये सब चांस होता है, तो बहुत स्लोली करना पड़ता है, बहुत संभल के करना पड़ता है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले ये ऑपरेशन बहुत डेंजरस था। ऑलमोस्ट 30% सक्सेस रेट था और अभी ऑलमोस्ट 95% सक्सेस रेट है इस ऑपरेशन का। तो ये जो ऑपरेशन है, ये अगर कोई चीज़ ना काम करे और फिर भी ये सिचुएशन में आ जाएं कि लिवर भी खुद से हील नहीं हो रहा है, मेडिसिन से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ये हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में नहीं है, सब जगह पे अभी अवेलेबल है और अच्छे रिजल्ट्स से हो सकता है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी लिवर डिजीज़ के बारे में, और कोई भी आपके कुछ सवाल हो तो हम बता सकते हैं। प्रश्न हो तो पूछो कोई लिवर बाबत। सर, जब हम अल्कोहल न लेते हो फिर भी लिवर डिजीज से बचने के लिए हमारे जैसे वर्ग में क्या क्या सावधानियां बरतनी अच्छी हैं, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। तो जैसे जिसको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको डाइट में कोलेस्ट्रॉल की कमी करनी है। उसके अलावा बाकी सभी को एक्सरसाइज और डाइट में कंट्रोल, बस मोटापा नहीं होने देना है। तो आपके यहाँ तो सभी लोग वैसे मोटापा कम ही है और खाना भी बड़ा कम मतलब अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, तो इसीलिए आपके यहाँ पे तो चांस बहुत कम है। जिसको साहब मोटापा नहीं है और अल्कोहल जैसी व्यसन वगैरह आदत भी नहीं है, इन लोगों को ये लिवर डिसीज थाने का क्या कारण होने का? तो कम होता है वैसे तो। अगर ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों में ही होगा। लेकिन कुछ बीमारियां होती है जिसको जो कम कॉमन रेयर डिजीज़ है, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। जैसे हमारे बॉडी में एस्थमा होता है, तो हमारे खुद के ही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एक्शन करता है हमारे एक ऑर्गन के अंदर, वैसे ही लिवर में भी ऐसा हो सकता है, उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो कि ये कोई भी व्यसन नहीं होने से, मोटापा नहीं होने के बावजूद भी हो सकती है। अच्छा, तो वो अगर हैं तो अगर कोई सिम्टम्स हैं तो उसका टेस्ट करा के डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसका इलाज हो सकता है। इस बॉडी में लिवर का काम क्या है? करीब 500 फंक्शन है लिवर के। 500 फंक्शन? हाँ, तो ये फैक्ट्री है पूरी। और जो क्रिटिकल चीज़ है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, हमारे बॉडी का जो शुगर है वो मेंटेन करता है, जितने प्रोटीन है बॉडी में, स्किन, हर एक सेल, हर एक एंटीबॉडी, हर चीज़ लिवर बनाता है। तो अगर लिवर ना हो तो हम कोई भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे अगर हार्ट, पैनक्रियाज और किडनी, ये तीनों ऐसे ऑर्गन है जो एक एक काम करते हैं। हार्ट पंपिंग करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और किडनी फिल्टर करता है।
अगले 10 सालों में ये तीनों का आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज, आर्टिफिशियल किडनी आने वाला है। अच्छा। लेकिन लिवर का बहुत कभी नहीं आएगा, जहाँ तक बहुत साल लगेंगे, क्योंकि इतने सारे फंक्शन एक मशीन में कैसे लाएंगे। बहुत ज़्यादा फंक्शन है। किसी ने ऐसा कहा कि लिवर खुद एक ऐसी फैक्ट्री है हमारी बॉडी में, जो कुछ भी होता है उनकी दवाइयाँ लिवर बना कर देता है। हाँ, तो हमारी बॉडी में जो लिवर का फंक्शन है वो बहुत सारे जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, जैसे अगर हम कोई दवाई खाते हैं या कोई भी टॉक्सिन किसी भी प्रकार का, शराब भी है या किसी भी प्रकार का व्यसन है, वो सबको न्यूट्रलाइज करने का काम लिवर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कई सारे ऐसे नए नए पदार्थ बनाता है लिवर, जिससे कि जो विटामिन का काम करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, ये सब लिवर काम करता है। बहुत काम ज़्यादा लिवर का है और कद में बहुत छोटा। हाँ काम बहुत ज़्यादा। भगवान ने क्या कमाल कर दी। और एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही रिपेयर हो जाता है, खुद ही रीजनरेट कर जाता है। क्या बात है। तो जब कोई हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक जो डोनर होता है वो अपना आधा लिवर डोनेट करते हैं और पेशेंट में आधा लिवर लगाया जाता है, डोनर में आधा लिवर बच जाता है। तो जो डोनर है उनका लिवर 3 हफ्ते में वापस नॉर्मल हो जाता है, और जो पेशेंट के लिवर बॉडी में आधा लिवर लगाया जाता है वो भी 3 हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है एकदम। तो ये कमाल की बात है। ये लिवर बदला जा सकता है, ये किसने संशोधन किया साहब? ये जो है ये डॉक्टर थॉमस स्टार्जल थे पिट्सबर्ग में, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की। उनके वो मेरे टीचर थे वहाँ पे पिट्सबर्ग में। अच्छा। तो उन्होंने 1963 में पहली बार लिवर ट्रांसप्लांट किया दुनिया में, वो फेल हो गया, लेकिन वो लगे रहे। पहले उन्होंने मंकीज़ में ट्रांसप्लांट किया, अच्छा। पिग में किया, फिर ह्यूमंस में किया। 1968 में उनको पहला सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। अच्छा। और तब से लेके 1982 तक रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ अच्छी नहीं थी। फिर 1982 में उन्होंने ऐसी दवाई इंट्रोड्यूस की जिसके कारण पूरा चेंज हो गया। 30% सक्सेस रेट से सीधा 70-80% सक्सेस रेट हो गया। क्या बात है। कुछ सालों में ही, 5 सालों के अंदर। और फिर अब 1980 से लेके अभी 2002 के बीच में, पिछले 20 साल के अंदर ही ये 80% सक्सेस रेट से 70-80% सक्सेस से अभी 95% सक्सेस हो गया। बहुत बहुत विज्ञान ने कमाल कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, दवाइयाँ नहीं आ गई, हम लोग थोड़ा सा अच्छा ऑपरेशन भी करने लग गए। फिर आईसीयू और एनेस्थीसिया, सभी लोगों का एक्सपर्टीज़ बढ़ गया, सभी लोग ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए, तो अब बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे यहाँ ये लिवर का बीमार बहुत लोग कम है। हाँ, आपके यहाँ कम होगा। हाँ। ये कौन से देश में बहुत ज़्यादा लिवर बिगड़ता है? शराब वाली। हाँ, कई सारे देश हैं जहाँ पे कि शराब का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा है। कई सारे देश हैं जहाँ पे मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा है लिवर की बीमारी। हमारे यहाँ पे भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है इंडिया में बहुत। अच्छा। तो लिवर की बीमारी भी बढ़ रही है। अच्छा, उनसे कनेक्टेड है। हाँ हाँ। भक्तगण, कोई सवाल है तो पूछिए जी। डॉक्टर त्रिवेदी, कुछ पूछना है? सर, कौन सा फूड और कौन सा ड्रिंक जो लिवर को डैमेज करता है ज़्यादातर? तो फूड तो जैसे फैटी फूड अगर ज़्यादा है या बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच, मतलब शुगर्स ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा या फिर ऑयल ज़्यादा, ये दोनों चीज़ों से ज़्यादा डैमेज होगा। और ड्रिंक में शराब के अलावा बाकी सब, जैसे जो भी बहुत मीठा जूस है या कोई भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ होगी, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। What is the silent symptoms of liver damage? तो वही है, जैसे पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भरना, एसाइटिस, और किसी किसी को जॉन्डिस होता है, किसी किसी को तो सिर्फ एक ही सिम्टम होता है, वो है वीकनेस।
बहुत एक्सट्रीम वीकनेस, नॉर्मल वीकनेस नहीं, बहुत वीकनेस, और जल्दी मतलब थक जाना। तो वैसे में भी किसी किसी को सालों तक यही सिम्टम्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स होते हैं। जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम है। थैंक यू। और लिवर के फायदे में ऐसा कौन सा खुराक है जो लिवर को बहुत मदद करेगा? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक कोई चीज़ नहीं है जिससे कि लिवर को मदद मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल खाना रहेगा तो लिवर हेल्दी रहेगा। लिवर को अपना काम करने के लिए मैग्नीज, जो नॉर्मल विटामिन्स है और मिनरल्स, वो ज़रूरी हैं। तो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब ज़रूरी है ताकि उसको वो सब चीज़ें मिलती रहे। सो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसमें कि हरी सब्जियां अगर भी हों और दूध हो और पनीर हो, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो सब हों, तो बैलेंस डाइट होगा तो मिनरल्स विटामिन सब उसमें आ जाते हैं। सन एक्सपोजर होना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, तो सभी मिनरल्स विटामिन्स होने चाहिए। ये घी और तेल, इससे कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान? हाँ, तो ज़्यादा मात्रा में नुकसान है। हाँ। नॉर्मल मात्रा में तो खाना चाहिए। अच्छा। और रिफाइंड जितना होगा उतना नुकसान है। अच्छा। हाँ, तो जितना नॉर्मल मात्रा में तो ज़रूरी है। बहुत रिफाइंड नहीं है, रिफाइंड नहीं चाहिए। हाँ, तो नॉर्मल मात्रा में तो ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, लेकिन ज़्यादा खाने से जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाए, इतना खा रहे हैं, तब कम करना ज़रूरी है। तो ये डबल रिफाइंड वाला आता है तेल। हाँ, तो उसमें शायद से उसमें एब्सॉर्प्शन, उसमें जैसे अलग अलग ऑयल में भी ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल होता है। तो जितना अनसैचुरेटेड होगा ऑयल, उतना ज़्यादा वो नुकसानदायक होगा। अच्छा। तो वो रिफाइन करने के जो प्रोसेस में यही होता है। अच्छा। जिसको कहते हैं ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो ज़्यादा फिर वो होगा नुकसानदायक। सुन तो लीवर का ऑपरेशन करने के बाद डाइट बिल्कुल कम हो जाता है, ऐसा सुना है। रोटी 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी पे आ जाते, तो वो इफेक्ट लीवर से होता है या डाइट से? नहीं, तो लिवर तो जैसे अगर किसी का लिवर का ऑपरेशन होगा, या तो ट्रांसप्लांट भी होगा या कोई और दूसरा भी ऑपरेशन होगा, तो वो 3 हफ्ते में वापस नॉर्मल हो जाएगा। 3 हफ्ते में लिवर तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए डाइट में। लेकिन कोई भी पेट का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जनरली लोगों का डाइट थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है। ये सही बात है। और एक बात है, डायबिटीज से लेग, आई और किडनी वैसे इफेक्ट होते हैं, तो लिवर को कैसे इफेक्ट होती है? फैटी लिवर हो जाता है। तो जिस तरीके से डायबिटीज़ तो हर बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। जैसे आपने बताया पैरों में होता है, आईज़ में होता है, नर्व्स को होता है, सब चीज़ों को होता है, लिवर में भी। तो ये जो है ना, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं इसे हम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें, 5 चीज़ें एक साथ होती हैं हमेशा। तो जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनको जनरली सभी चीज़ें एक एक करके होती है, और जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है वो सिर्फ एक ही बीमारी होती है, सिर्फ ब्लड प्रेशर होता है या सिर्फ डायबिटीज़ होता है, इस प्रकार से भी होता है। लेकिन फैटी लिवर अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। और एक बात है कि लिवर जैसे काम करता है बराबर, तो डायबिटीज़ में इफेक्ट जल्दी नहीं हुआ, इससे अल्कोहलिक मेडिसिन कौन सी जो वेल नोन है उसे अवॉइड करने का? अगर डायबिटीज़ है तो कौन सी मेडिसिन अवॉइड करना है? हाँ, तो डायबिटीज़ के लिए एक मेटफॉर्मिन कॉमनली दवाई यूज़ की जाती है, जो कि लिवर के पेशेंट्स में हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो उसके अलावा तो बाकी सब दवाइयाँ जैसे इंसुलिन है या बाकी भी जो टैबलेट्स हैं डायबिटीज़ को, ये सब चल सकती है नॉर्मल। थैंक यू सर। थैंक यू। फैटी लिवर, ये लिवर में जो चर्बी ज़्यादा हो जाती है, इससे नुकसान होता है? हाँ, तो उससे लिवर का फंक्शन में तो कोई नुकसान नहीं है। लिवर का काम तो नॉर्मल करता है, लेकिन वो फैटी लिवर अगर हम सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो दिख जाता है, और कभी कभी जो ब्लड टेस्ट है उसमें भी प्रॉब्लम दिखती है। और लेकिन इस स्टेज में, फैटी लिवर स्टेज में, ये रिवर्सिबल होता है। तो अगर हम वजन कम कर लेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल वापस से लिवर हो जाएगा, फैटी लिवर। और अगर इसको हम कंट्रोल ना कर पाएँ तो वो फिर
फाइब्रोसिस या सिरोसिस की तरफ चला जाएगा, जो कि परमानेंट स्टेज है लिवर डिजीज़ की। तो इसीलिए फैटी लिवर ऐसा स्टेज है जिसमें कि वापस भी जा सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं पूरी तरीके से, और आगे भी बढ़ सकते हैं, और खराबी परमानेंट भी हो सकती है। तो इस प्रकार तो फैटी लिवर जिसको हो उसको क्या क्या करना चाहिए? बस वही चीज़ें, वजन कम करना है, एक डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कम करना है। 3 चीज़ें। अब कुछ कुछ लोगों में आजकल हो रहा है, बहुत कम लोगों में, लेकिन उसको लीन नैश कहते हैं हम लोग, जिसमें कि वजन ज़्यादा नहीं होने के बाद भी फैटी लिवर हो जाता है। अच्छा, तो उनमें फिर ट्रीटमेंट क्या करें, बिकॉज उनको वजन भी कम करने बोलेंगे तो कितना कम करेंगे। तो इसीलिए वो थोड़े डिफ़िकल्ट पेशेंट से ट्रीट करने के लिए, लेकिन उनके लिए कुछ दवाइयाँ आती है जो हम देते हैं उनको, तो उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, जिसको डायबिटीज नहीं है और जिसका वजन भी ज़्यादा नहीं है, इसका लिवर भी फैटी हो जाता है? कम चांस होता है, लेकिन हो सकता है। हाँ, और उसमें फिर हम लोग कुछ दवाई देते हैं जिससे कि उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा। महाराज जी, सर पेन किलर, नॉर्मल जो पेन किलर है वो कितना इफेक्ट करता है? तो 2 प्रकार के पेन किलर्स हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। एक पैरासिटामॉल, क्रोसिन कहते हैं उसे, पैरासिटामॉल कहते हैं। अब ये जो पेन किलर है, ये इस फीवर के लिए भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये जो पैरासिटामॉल है, ये बहुत ज़्यादा अगर ली जाए, 30-40 टैबलेट अगर एक साथ ली जाए, तब वो लिवर को डैमेज करता है। नॉर्मल डोजेज़ में लिवर को डैमेज नहीं करता है, नॉर्मल डोजेज़ में लिवर के लिए सेफ़ है। जो बाकी पेन किलर्स होते हैं, जो पैरासिटामॉल के अलावा, जैसे डिक्लोफेनाक, जैसे आइबुप्रोफेन लेते हैं या कोई भी लेते हैं, उनमें किडनी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लिवर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और लेकिन फिर भी लिवर डिजीज़ में हम लोग इन पेन किलर्स को जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि लिवर डिजीज़ का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि उसके कारण किडनी फेलियर हो जाता है। जिस भी पर्सन को लिवर डिजीज़ है या लिवर फेलियर है, उनको किडनी फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं ये पेन किलर्स, बिकॉज उससे फिर वो किडनी पे इफेक्ट ना हो, इसीलिए। अच्छा, देखो, ये दवाइयाँ लेते हैं, इससे किडनी फेल हो जाने का चांस है, फिर ये लीवर को तकलीफ होने की ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो ये दवाइयाँ लेनी नहीं लेनी, कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी, इससे ये कैसे समझ पाए? खुद तो समझना मुश्किल है। तो जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन, तो उनसे पूछ लें कि भाई ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट लिवर या किडनी पे है क्या। और अगर वो कहते हैं हो सकता है, तब फिर उनको दवाइयों को शुरू करने के 5, 7, 10 दिनों के बाद एक बार उसका टेस्ट करा के देख लें कि भाई आपके केस में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। देखिए, अगर 100 लोग कोई एक दवाई लेंगे तो उसमें से तो 1 या 2% लोगों को ही साइड इफ़ेक्ट होगा, बाकी तो सबको 98% लोगों को नहीं होगा। तो वो जो 1-2% हैं, उनको जानने के लिए यही तरीका है कि टेस्ट करा के चेक कर लें। क्योंकि हमारे एक बीमार कोरोना का रोग था, उनको कोरोना तो मिट गया, फिर ये माइक्रोकोसिस हुआ, क्या कहते हैं, म्यूकरमाइकोसिस। हाँ, म्यूकरमाइकोसिस। उसकी दवा जब उनको देने लगे तो किडनी पे असर होने लगी। ये डॉक्टर बड़े होशियार थे, उन्होंने बताया था कि ये देखना चाहिए कि किडनी पे असर होती है कि नहीं। फिर देखा तो किडनी पे असर होती थी, तो उन्होंने तुरंत ये जो टैबलेट थी वो लेने की मना कर दी, और उनका जो इंजेक्शन था वो देने का शुरू किया, फिर से अच्छा हो गया। कोई डॉक्टर ऐसे होशियार और अनुभवी होते हैं तो तकलीफ नहीं, वरना मुश्किल ही हो सकती है, ऐसा लगता है। चेक करना ज़रूरी है। अभी तो ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है लिस्ट कि कौन से हम जो दवाई ले रहे हैं वो उसका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, चेक करके, और फिर हफ्ते 10 दिन बाद एक बार टेस्ट करा लें। ये और किडनी पे असर होती है वो तो टेस्ट से जल्द पता चल सकता है, लेकिन लीवर पे असर होती है। हाँ, ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट है, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। अच्छा, उससे पता चल जाएगा। जो दवा हम अच्छा होने के लिए लेते हैं वही हमको बीमार कर देते हैं, यदि ख्याल न रखे, कुछ गलती हो जाए।
सर मेरे ध्यान में ऐसे बहुत लोग हैं जो पतले भी है और फिर भी उसको फैटी लीवर है, हाँ। स्टेज ग्रेड 2 तक। हाँ, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? बस वही है कि अगर इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम दे सकते हैं। इसके लिए कुछ और टेस्ट करा के, जैसे एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है वो कराएंगे, एक लिवर फंक्शन टेस्ट है वो कराएंगे। 2-3 चीज़ें करा के हम आपको एक दवाई दे सकते हैं ऐसे पेशेंट में जिनको कि मोटापा भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है और उसके बावजूद फैटी लिवर है। तो इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे के, जैसे उसमें विटामिन ई देते हैं 3 महीने तक, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा आसान है मतलब इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली हो जाएगा। और सर कुछ आयुर्वेद मेडिसिन में जो गोल्ड भस्म आता है, जो मेटल भस्म आता है, तो उसको कभी कुछ में डिशेस में दिया जाता है, तो उसके पहले क्या ध्यान रखना नहीं चाहिए? तो अगर फैटी लिवर है तो अब तो ज़रूर नहीं लेना चाहिए, तब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो भी ऐसे वाले भस्म है जिसमें कि हैवी मेटल है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही अगर लिवर में फैटी लिवर है और ऊपर से अगर ये लिवर को इफ़ेक्ट कर दे तब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो जनरली सेफ़ होती हैं। कई बहुत सारी इसमें नहीं पकड़ में आया है। अभी कोविड के समय में एक गिलॉय से भी लिवर डिजीज़ हुई है कई लोगों को, तो गिलॉय से? हाँ, उसके ऊपर भी अभी रिसर्च पब्लिश हुआ है लास्ट 2-3 महीने पहले ही। तो ये चीज़ मतलब अगर कोई ले भी रहे हैं दवाई, आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहे हैं या एलोपैथिक दवाई भी ले रहे हैं, तो अब इसका हमें पता है गिलॉय के कारण लिवर डिजीज़ हो सकती है। अभी हमने रिसर्च पेपर आ गया है, तो वो ले रहे हैं तो भी लिवर का टेस्ट करा के चेक कर लें। अगर ना हो रहा हो तो फिर बंद कर नहीं। आयुर्वेदिक से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता है। सर ये नया जब फैटी लिवर वाले कुछ लोग हैं तो उसको एसजीपीटी थोड़ा हाई जाता है 100 के आजू बाजू, तो उसका कुछ हाँ, तो अगर सिग्नल है, एसजीपीटी हाई है और फैटी लिवर भी है, दोनों चीज़ें हैं, तब तो ज़रूर इलाज करना है पक्का, क्योंकि फिर वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ फैटी लिवर होता है, सेकंड स्टेज में फैटी लिवर प्लस एसजीपीटी बढ़ना, तो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज होगा फाइब्रोसिस, तो उससे पहले ही इसको ठीक करना है और आसानी से हो जाता है। जिसका गोल ब्लैडर खराब होने के कारण निकाल दिया हो, उसके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है या तो कोई तकलीफ होती है, पाचक रस लिवर में से ही बनता है, जरता है, तो ये गोल ब्लैडर निकाल देने के कारण लिवर को ये सब काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो जैसे हम लोग के बॉडी में 2 जगह पे स्टोन बनते हैं, एक गॉल ब्लैडर में और एक किडनी में। दोनों। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है तो हम लोग गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। किडनी में स्टोन बनता है तो किडनी नहीं निकालते हैं, सिर्फ स्टोन निकालते हैं जी, क्योंकि गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद भी उसके कोई फंक्शन पे इफेक्ट नहीं होता है, हमारे डाइजेशन पे भी इफेक्ट नहीं होता है और पित्त का जो सिक्रीशन है उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नॉर्मली होता है कि गॉल ब्लैडर में सिर्फ पित्त को स्टोर किया जाता है, सिर्फ स्टोरेज है वो। तो लिवर तो उतना ही बाइल बनाएगा, उतना ही पित्त बनाएगा, लेकिन वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने की जगह हमारा जो पित्त की नली है, बाइल डक्ट है, उसमें स्टोर हो जाता है। अच्छा। तो नॉर्मली जो बाइल डक्ट होता है हमारा, वो 5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर का डायमीटर होता है उसका। अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो वो फंक्शन पित्त की नली जो बाइल डक्ट है वो करता है, तो उसका साइज 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। अच्छा, तो बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है, तो वो गॉल ब्लैडर का काम पित्त की नली करती है। अच्छा। तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन हर रोज इस दुनिया में 1000 से ऊपर होते हैं। अच्छा। और लास्ट 50 साल से हो रहे हैं। तो हमें पता है कि उसके निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका गोल ब्लैडर निकाल दिया हो वो व्रत उपवास तब कर सकता है कि इसमें उनको ख्याल रखना? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारी बारी आई। लिवर 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है या नहीं? तो 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL जो कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है और HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी में अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल लिवर बना रहा है या खराब वाला बना रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल खुद खराब नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो हमारे बॉडी में एक एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा लिवर अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बना रहा है या ख़राब वाला बना रहा है।
अगर ख़राब वाला बना रहा है तो दवाई देके भी उसको कम किया जा सकता है, लेकिन हमारी लिवर केपेबल है नॉर्मल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। लिवर की तकलीफ होने का कारण नींद कम करना हो सकता है? ये ऐसा स्टडी नहीं है, मतलब नहीं। ऐसा अभी तक हम हमारे नॉलेज में नहीं है। नहीं है। हाँ। फिर टेंशन ज़्यादा जिसको रहता है उसका लिवर बिगड़ जाए, ऐसा कोई स्टडी में है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हार्ट के बारे में है। हार्ट के बारे में? हाँ, क्योंकि लिवर के बारे में? हाँ, लिवर के बारे में नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टेंशन होता है, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। अच्छा। लेकिन लिवर में डबल ब्लड सप्लाई होता है, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर बहुत परिश्रम जो लोग करते हैं उनके लिवर को कुछ तकलीफ होती है, ऐसा कुछ है? नहीं है। ऐसा भी नहीं है। नहीं है। देखो, नींद के बारे में, फिर आराम कम होना, फिर स्ट्रेस रहना, फिर बहुत परिश्रम होना, ये सब चीज़ें लिवर के साथ संबंध नहीं रखती। नहीं है, नहीं है। फिर जिसका परिश्रम बिल्कुल नहीं है उससे कुछ संबंध लिवर तो से? उसमें मोटापा और मोटापा उसके कारण होता है। तो परिश्रम कम होने से फैटी लिवर होता है, मतलब एक्सरसाइज नहीं होने से फैटी लिवर होता है। अच्छा, ठीक। जिसका फैटी लिवर है वो परिश्रम करने लगे तो बिल्कुल चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। हम लोग अगर आज एक पर्सन का अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं, उसमें फैटी लिवर है, और वो 3 महीने रोज एक्सरसाइज करें और उसके बाद अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करेंगे, चला जाएगा। ओके। बट बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम 5% to 10% से ज़्यादा वजन लूज नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज करके। अच्छा। तो अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो कुछ और उसकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, दूसरी हो सकती है। हाँ, लेकिन 5% to 10% वेट लॉस करना बिल्कुल सेफ है, और वो भी 3 months 6 months ऐसे। कौन सी एक्सरसाइज करनी अच्छी, चलना या और कोई? तो सभी टाइप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक तो एरोबिक्स, मतलब थोड़ा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, तो थोड़ा फास्ट चलना है या जॉगिंग करना है, इस प्रकार का। दूसरा है स्ट्रेचिंग, तो जैसे योगा है, ये सब करेंगे। और तीसरा है वेट ट्रेनिंग, तो थोड़ा सा वजन उठाएं। अच्छा। ये तीनों प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट एरोबिक्स और वेट ट्रेनिंग, ये दोनों ज़रूरी है। अच्छा। वेट कम होता है तो फैटी लीवर का कम हो जाएगा। अच्छा सर, वेट कम करना 2 तरीका है, एक तो एक्सरसाइज और दूसरी डाइट कंट्रोल। तो डाइट कंट्रोल से होता है? दोनों से होता है, एक से नहीं होता है। एक से नहीं होता है। सिर्फ डाइट कंट्रोल से भी नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज से भी नहीं होगा, दोनों करना पड़ेगा। देखो जी, डाइट भी कम करो और परिश्रम भी करो, एक से नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज में मेरे पास टाइम नहीं है तो डाइट कंट्रोल करके कर दें, तो वो टेम्परेरी हो जाता है। जैसे कई सारी डाइट होती है ना, कि लोग कर रहे हैं, कीटो डाइट करते हैं, ये सब करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही वो डाइट 3 महीने के बाद बंद करते हैं तो फिर से आ जाता है वजन। तो लॉन्ग टर्म अगर करना है तो दोनों करना पड़ेगा। कोई भगत ने कहीं पूछू हो तो बटुक भाई ने माई का। हाँ, वडोदरा वाला संतों ने बड़ौदा से कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए जी। सर, लिवर खराब होना शुरू होता है तो कैसे मालूम पड़ता है बॉडी को? तो वैसे ज़्यादातर पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा। तो कुछ नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, एक सोनोग्राफी है, ये सब करने से पता चल जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स में तो जॉन्डिस होता है या पैरों में सूजन आती है, तब जाके पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी को ये सब सिम्टम्स नहीं है तो रूटीन ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी से पता चल जाएगा। ऐसा टेस्ट करने के मालूम? टेस्ट से करने से पता चलेगा। देखो, ये लिवर का बार बार टेस्टिंग कराना ज़रूरी है? नहीं, अगर कोई 1-2 साल में भी एक बार करे चलेगा तो काफ़ी है, क्योंकि इतने जल्दी नहीं होगा। लिवर डिजीज़ कभी भी एकदम सडनली बहुत कम होती है और बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होगी। अगर किसी को फैटी लिवर है तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर 15 दिन में अगर सोनोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मिनिमम 3 मंथ्स या 6 महीने के बाद करेंगे तभी चेंज दिखेगा उसमें। अच्छा। तो बीमारी होती भी स्लोली है और जाती भी स्लोली है।
अच्छा, लीवर स्लोली स्लोली बीमार पड़ता है और स्लोली स्लोली अच्छा होता है। हाँ वो ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, अभी गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है जिसको, तो उसमें लीवर का कितना अफेक्ट पड़ता है उसमें? गैस्ट्रिक ट्रबल में? हाँ, गैस्ट्रिक ट्रबल से। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमें डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे लिवर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है डाइजेशन ठीक नहीं होना या कॉन्स्टिपेशन होना या लूज मोशन होना, ये सब का कारण लिवर बहुत कम होता है। मोस्टली एसिडिटी है या इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है या फूड में फाइबर कम होना है, वो सब कारण से ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक की और कॉन्स्टिपेशन की। ये सब लिवर के कारण कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना कम है, बहुत कम है। पाचन में लिवर का वो जूस बनाता है, बाइल जो है पित्त बनाता है, लेकिन वो जो है फैटी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अच्छा। उसके अलावा पाचन जो है हमारा स्टमक और ये ज़्यादा रोल है। अच्छा। बाद में डॉक्टर साहब, अभी दोपहर में, शाम को, सुबह जो हम खाते हैं, नाश्ता करते हैं, जिमते हैं, उसमें खाने में जो चीनी डालते हैं तो उसमें से कुछ लीवर का अफेक्ट होता है। रूटीन में हम मीठा तो माने कि 10 दिन के 12 दिन के एक बार खाते हैं, लेकिन रूटीन जो दाल में, सब्जी में गुड़ डालते हैं, जो आता है गुड़ नहीं डालते हैं, सिर्फ चीनी डालते हैं, तो कितना अफेक्ट होता है उसमें? तो आपकी हमारी जो बॉडी है उसको ये नहीं पता है कि जो आप मिठाई में चीनी खा रहे हो या दाल में चीनी खा रहे हो या किसी ब्रेड में चीनी, उसको सब बराबर है। तो इसीलिए उसका जो इफ़ेक्ट है फ़ायदेमंद या नुकसानदायक वो उतना ही होगा। हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का चीनी, शुगर, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी शुगर को मेटाबोलाइज कर लेगा और उसका फ़ायदा, इतनी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एक कुछ शुगर तो चाहिए रोज, या शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लेकिन उसको जैसे ही क्रॉस करेंगे, उसके ज़्यादा शुगर लेंगे किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, वो मोटापे में और फैटी लिवर में दिखेगा। लेकिन इससे अब जैसे कई लोग हैं जो कि हमारे पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं रसगुल्ला खाओ आप। अच्छा। क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है, दूध से बनता है तो उसमें प्रोटीन भी होता है, तो उसमें, लेकिन उनको बाकी शुगर बिल्कुल बंद रहती है। नॉर्मल खाने में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, लेकिन फिर उनको रसगुल्ले खिला देते हैं हम। अच्छा। तो सब्जी में आए या दाल में आए, चीनी तो चीनी है, उनका काम करेगी ही। या तो पान की पुड़िया में ले लो, लेकिन चीनी, रसगुल्ला में चीनी नहीं आती साहब। आती है नहीं, उसमें जो जिसको प्रोटीन ज़्यादा देना होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी सब शुगर कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं उनका। अच्छा अच्छा। सर, ये ब्रेन ट्यूमर होते हैं, लंग कैंसर होता है, वैसे लिवर के कैंसर्स की मात्रा कम है या? तो पेट के अंदर जितने भी ट्यूमर्स हैं उनमें ये 3rd बिगेस्ट कारण है कैंसर का। और ये लिवर का जो कैंसर होता है वो भी बहुत बड़ा होने के बाद ही उसका कोई पेशेंट को तकलीफ़ होती है। तो जनरली ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स में जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत बड़े साइज़ का ट्यूमर हो जाता है, और कई पेशेंट्स में तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इस स्टेज पे आते हैं। तो छोटे ट्यूमर्स जब होते हैं लिवर के, तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और जैसे नॉर्मल कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी होती है, उस प्रकार से भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स के बिना काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। कोई थोड़े से बड़े जो ट्यूमर्स हैं वो भी लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में अगर हो जाए तो उनमें ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो ये एक ऐसा ही एक ही कैंसर है जिसका इलाज ट्रांसप्लांट से हम करते हैं, और किसी भी कैंसर का, जैसे लंग कैंसर का इलाज लंग ट्रांसप्लांट से नहीं हो सकता, लेकिन लिवर कैंसर का इलाज लिवर ट्रांसप्लांट से हो सकता है। क्या बात है। लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। 6-7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कैंसर का कद बोलते हो आप? हाँ। अच्छा। उसका जो CT स्कैन में जो चेक करते हैं साइज़, उसके हिसाब से कम होता हो तो हाँ, पूरा लिवर बदलने से। हाँ। यदि कैंसर ज़्यादा हो तब फिर अगर ट्रांसप्लांट कर भी दें तो वापस आने का चांस होता है। अच्छा। इसीलिए नहीं करते। और अगर बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, तब तो फिर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, छोटा हो या मोटा हो,
लेकिन लीवर में ही हो। हाँ, और लीवर पूरा निकाल के पूरा बदल दिया, फिर भी दोबारा होने का चांसेस कैसे हो सकता है? अगर 7 सेंटीमीटर से बड़ा अगर कैंसर है लिवर का, तो और सिर्फ लिवर के अंदर है, हाँ, तो भी ऐसा होता है कि वो जो लिवर के जो ब्लड वेसल्स है, खून की नसें हैं, हाँ, उसके अंदर घुस जाता है वो। अच्छा, इसलिए तो फिर वो हमें दिखता नहीं है सीटी स्कैन में कि बाकी भी जगह बॉडी में है या नहीं है। अच्छा, लेकिन वो पहुंच जाता है वहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट्स में। हाई बात समझ। इसीलिए अगर छोटा है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं घुसेगा। अच्छा, अब किसी को पूछना है बड़ौदा में से संत महात्माओं? हाँ, डॉक्टर साहब। सर, एडवांस टेक्नोलॉजी में वैक्सीन का कोई प्रावधान है? लिवर के लिए लिवर तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है और उससे काफ़ी हेपेटाइटिस बी कम हो गया है। और अब हेपेटाइटिस बी का एक और वैक्सीन डेवलपमेंट में चल रहा है, जिससे कि जिस पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है उसको वैक्सीन दिया जाएगा और इससे वो क्योर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी की तरह। अभी तो हम हेपेटाइटिस सी को टैबलेट से कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं करते। तो अगर वो वैक्सीन आ जाएगा तब क्योर कर पाएंगे। बाकी बीमारियों के लिए तो वैक्सीन नहीं है अभी लिवर की। ये हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं। हाँ जी। उनको थोड़ा थोड़ा बुखार आता है तो टैबलेट देता है और बुखार को भगाता है। बहुत अच्छा काम करता है हमारे डॉक्टर। सर्वे संतों और भक्तों को जय स्वामीनारायण। आज हम बहुत भाग्यशाली हो गए क्योंकि हमारे यहाँ कुंडल धाम में रवि मोहन का ये बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, लीवर ट्रांसफ़र करते हैं। सूरत में किरण हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ये लीवर ट्रांसफ़र का सबसे पहले ऑपरेशन और गोविंद भाई धौलकिया को किया उन्होंने। और गोविंद भाई की लाइफ अब बहुत अच्छी है। वो भी आने वाले थे मगर उनको कुछ काम के लिए बॉम्बे जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आए। गोविंद भाई को एक बार हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि गोविंद भाई ने ही डॉक्टर साहब को सूरत से भावनगर फ्लाइट में टिकट लेकर और भावनगर से यहाँ गाड़ी भेजकर उन्होंने ही यहाँ तक डॉक्टर साहब को भेजा है। और यहाँ से वो अहमदाबाद जाने वाले हैं, वो भी गोविंद भाई की गाड़ी में जाएंगे। और यहाँ आकर साहब आपने हम लोगों को बहुत अच्छी टिप्स दी है। लिवर के बारे में हम बहुत कुछ कम जानते थे, आप आए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताए, हम बहुत खुश हुए हैं। ये साधु संतों और ये हमारे भक्तगण सब यहाँ कुंडल में रहकर साधना आराधना भक्ति करते हैं। इन सभी का आशीर्वाद, उनके दिल से जो प्रसन्नता होती है उससे मिलेगा आपको। और भगवान से हम प्रार्थना करें आपके हाथों से बहुत लोगों का रोग मिट जाए, लीवर से बीमार हो इन सभी को आराम मिले, अच्छा हो। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज। और ये हमारे यहाँ की गिर गाय की गौशाला है, उनका ये हमारे सब भक्तगण ने अपने हाथों से बनाया हुआ घी है, औषधि रूप है, बहुत अच्छा। और ये प्रसाद है। जय स्वामी, जय स्वामी।